हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप सभी को राधे राधे। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा। हरियाणा का कौन सा नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है। तो शिव और पार्वती को समर्पित जो नृत्य है वो गंगोर नृत्य है, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का ठीक था। ये राजस्थान की सीमाओं के बीच लोकप्रिय ज़्यादा है और महिलाओं के द्वारा जो है ना इस नृत्य को किया जाता है। संगीत के अनुसार नृत्य का स्वरूप बदलता रहता है। मुस्कान को इस प्रदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है और ये फाल्गुन और चैत्र महीने के अंदर होता है। भगवान को समर्पित कीर्तन के रूप में होता है ये। और ये नृत्य सखी से भगवान शिव और उनकी पत्नी गंगोर यानी कि देवी पार्वती इस को समर्पित है। गणगौर भी बोल देते हैं इसको। और कई जगह पे इसको एक अच्छी फसल जहाँ पे हुई है उसके लिए भी ये नृत्य जो किया जाता है। राजस्थान का भी प्रसिद्ध है और वैसे जोधपुर वाले क्षेत्र में तो ये नहीं होता है, पर बाकी राजस्थान के काफ़ी सारे हिस्सों में होता है। और हरियाणा के जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट हो गया है, हिसार के अलावा भिवानी हो गया है, रेवाड़ी हो गया है, ये जो फतेहाबाद है, सिरसा है, जो आजू बाजू राजस्थान की बॉर्डर को लगभग शेयर करते हैं, वहाँ पे ये नृत्य होता है। इसके बाकी ऑप्शन में मंजीरा, लास्य और रतवाई ये नृत्य है। देखो मंजीरा नृत्य जो है ना ये एक भाल नलकंठा क्षेत्र के आधार पे नृत्य है। मेवात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये मंजीरा। आपने कभी कीर्तन वगैरह में बजाते देखा ही होगा, तो उससे रिलेटेड है। उसी से ही ये नृत्य किया जाता है। लास्य एक्चुअली यूँ समझो आप लोग, ये डांस फॉर्म है। मतलब देखो डांस का मतलब होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप डांस के थ्रू किसी बात को कह रहे हो या मतलब बॉडी के मूवमेंट के थ्रू जो है ना किसी की बात को कह रहे हो, वो डांस है। डांस वैसे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है तांडव टाइप का। तांडव ये पुरुष प्रधान होता है, ठीक है ना, मतलब जो पुरुष करते हैं वो तांडव ही है। और जो लास्य होता है ना वो हुआ करता है महिला प्रधान। इसमें एक्चुअली गेस्चर ज़्यादा होते हैं। बाहों का गेस्चर हो गया, हाथों का गेस्चर हो गया, ठीक है, इशारे हो गए, वो सब कुछ इसी में आते हैं। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये देवी पार्वती के द्वारा किया जाता था और नृत्य खुशी के लिए ही है या सुंदरता से रिलेटेड कह लो आप लोग। और भगवान शिव के द्वारा करते हो तांडव हो गया, तो ये पुरुष ओरिएंटेड तांडव हो गया और महिला ओरिएंटेड जो है ना वो लास्य हो गया। रतवाई ये भी मेवात क्षेत्र में किया जाता है, वर्षा ऋतु के आगमन पे किया जाता है। वैसे फिरोजपुर, झिरका, नूह वगैरह इस क्षेत्र में बहुत फेमस है ये। सारंगी इस नृत्य में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाले लोक वाद्य यंत्रों में से एक है। अब एक मैंने मामन खान नाम पढ़ाया होगा तुम्हें थोड़े दिन पहले, जिनका अभी हाल ही में सारंगी वादक थे और उनका देहांत हुआ। कोई आप में से कमेंट में बता सकता है कि उनका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से था। अगर बता सकते हो तो बताना, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं मुझसे कंप्लीट सीईटी का बैच, लास्ट बैच इसका नाम है, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके इस बैच को ले सकते हैं, बेझिझक ले सकते हैं। पाई पाई आपकी वसूल होगी। बहुत ही ऑथेंटिक सा कंटेंट है, पूरा डिटेल से गजब की, बहुत अच्छे से पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हरियाणा जीके और हरियाणा इकोनॉमिक्स, रोड सेफ्टी, एनवायरनमेंट, इंश्योरेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, सब कुछ पढ़ा रखा है। लेटेस्ट डेटा है सबका सब। और इसमें करंट अफेयर वगैरह भी अपडेट हो जाएंगे 15 जुलाई तक। इसमें जो है ना सब डेटा अपडेट हो जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह भी, और लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर हरियाणा के सब डेटा अपडेट हो जाएगा इसमें, और जो बाकी है वो भी। तो आप इस बैच को बेझिझक ले सकते हैं, बहुत काम आएगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितने प्ले स्कूल खोलने की घोषणा की है। तो हरियाणा में प्ले स्कूल की बात वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है 4000 स्कूल। देखो पहले चरण में भी 4000 प्ले स्कूल खोले जा चुके हैं और भी 4000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। खेल खेल में उत्तम दर्जे की शिक्षा ग्रहण कर रहे हरियाणा के नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे जो हैं, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी कल की क्लास में भी मैंने आपको कहा था कि राजस्थान के अंदर ये एनडीटी की वैकेंसियाँ हैं आई हुई। हिमाचल में जो है ना अभी आने वाली है लगभग 6000 के आसपास, हरियाणा में भी आने वाली है। सो बी केयरफुल, अभी से ही आप लोग जो है ना ये एनटीटी और ईसीसीई का कोर्स है ये अपने पास में ज़रूर रखें। इस कोर्सेज को करने के लिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, अगर वाकई करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए खैर आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है हमारा कि हरियाणा में कितने प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। स्मार्ट क्लासरूम हरियाणा में बनाए जाएंगे टोटल कितने, 1000 विद्यालयों में बनाए जाएंगे। देखो 1000 अतिरिक्त
प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम होंगे जिसमें डिजिटल बोर्ड होगा एक्चुअली। वर्तमान में 6600 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम चलाए जा रहे हैं और इसके लिए जो ना 2024-25 का जो सेशन होगा ना उसके तहत ही इनके कार्यक्रम है वो धीरे धीरे वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसमें बच्चों को ना जो मैं ECCE बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। इसका मतलब यही होता है बच्चों को न्यूट्रिशंस वैल्यू के बारे में बताना। ये डायग्राम से, फोटो से इन स्मार्ट क्लासरूम में सिखाया पढ़ाया जाता है। और जो ये NTT होता है ना, NTT ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, ये पढ़ाता है 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर होता है। तो ये दोनों अलग अलग है वैसे। तो इस स्मार्ट क्लासरूम में जो ना बच्चों को ECC वाले टीचर या NTT वाले टीचरों को रख रहे हैं। जैसे ये बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम हो गया कि एक आर्टिफिशियल इमेज से बनी हुई है ना, बच्चों के लिए भी टैब वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। छोटी स्क्रीन है मतलब उसी पे ही, तो बच्चों को स्क्रीन के थ्रू, इमेजेस के थ्रू पढ़ाने का काम चल रहा है आजकल छोटे बच्चों को भी। इसी को ही एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं हम लोग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये पूरे भारत में 2030 तक लागू हो जाएगी, 2030 तक। लेकिन हरियाणा में इसे 2025 तक लागू करने का टारगेट है। और अगर ये ऐसा कर देता है हरियाणा, तो पूरे भारत में पहला ही राज्य होगा हरियाणा। हाल ही में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा ये वाला सवाल। तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी हाल ही में शील नागू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। हरियाणा में वर्तमान में 85 स्वीकृत पद हैं, उनमें से जो है ना 54 जस्टिस अभी के लिए हैं। तो मतलब 85 में से 54 अभी हैं हरियाणा के अंदर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शील नागू है, इनको हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी नियुक्त किया गया है। 2011 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया था और 12 सालों से ज़्यादा के कार्यकाल के दौरान 499 से ज़्यादा रिपोर्ट जो है ना किए गए इनके निर्णय हैं। हाई कोर्ट जो है ना ये आर्टिकल नंबर 217 में आता है। इसमें कहा गया है कि इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल इनके परामर्श से की जाएगी। मतलब मुख्य न्यायाधीश वो बताएंगे कौन होगा, इसके अलावा राज्यपाल होगा, नियुक्ति करेंगे कौन, राष्ट्रपति करेंगे, परामर्श उनका होगा। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जो है ना वो लिया जाता है एक्चुअली। जैसे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट वगैरह हो गए ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए, उनके लिए ये परामर्श की प्रक्रिया एक्चुअली क्या होता है, कैसे लेते हैं इनसे। देखो, सिफारिश के लिए एक कॉलेजियम होता है, इसमें CGI और के साथ में 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। मतलब जो सीनियर जस्टिस होते हैं ना वो इसके अंदर शामिल होते हैं। 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है। उसके बाद में मुख्यमंत्री कानून मंत्री को प्रस्ताव राज्यपाल को भेजने की सलाह देता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा, उस राज्य का ना होकर किसी और का भी होगा, ताकि अपने राज्य की तरफ मोह वगैरह आता है ना, वो राज्यपाल के केस में भी ऐसा ही होता है वैसे सेम। और इसके बाद में जो फाइनल फैसला होता है ना वो कॉलेजियम का लिया जाता है। जस्टिस शील नागू का जन्म 1 जनवरी 1965 को हुआ था और 5 अक्टूबर 1987 को इनका जो है ना एक अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन होता है। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिविल और संवैधानिक कानूनी प्रयास जो है इन्होंने अभ्यास स्टार्ट कर दिया था। 87 के अंदर शील नागू ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बतौर वकील की वकालत प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। 27 मई 2011 को एडिशनल जज के तौर पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उन्हें नियुक्त किया गया। 2 साल बाद ही 23 मई 2013 को इनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का स्थायी जज बना दिया गया था। स्टार्टिंग में टेम्परेरी, मतलब 2011 में अपॉइंट तो हो गए थे, 13 में ये जो ना परमानेंट हो गए थे। अच्छा, थोड़ा सा हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का ना हम लोग इसके बारे में मतलब डिटेल से जान लेते हैं कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है ये कब कैसे क्या रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। देखो, ये स्टार्टिंग में तो था आपका लाहौर, ठीक है ना, लाहौर से रिलेटेड था। लाहौर हाई कोर्ट कह सकते हो आप लोग, शुरू के अंदर ये था आपका। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हाई कोर्ट 214 आर्टिकल में आता है, पर 217 में कहा गया कि इसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये 214 के अंदर आता है आर्टिकल के अंदर। और इसके अलावा जो ना ये पहले इसका नाम ही क्या हुआ करता था, लाहौर हाई कोर्ट ही हुआ करता था। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, क्या एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का हो सकता है? तो हरियाणा और पंजाब का तो है ही ना, ये बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 231 में। 2 या 2 से ज़्यादा मतलब 3 का 1, ऐसे करके याद कर लो। जैसे गोवा महाराष्ट्र का एक ही है महाराष्ट्र में, ऐसे हरियाणा पंजाब का एक ही है, ठीक है। और लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना जो है ना 1919 में की गई थी। एक्ट कौन सा था? एक्ट था आपका 1915 का एक्ट था।
और इसमें जो पहले हमारे बने थे ना हरियाणा के थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम आपको शायद याद होगा, सादीलाल, ठीक है ना। सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे? ये रेवाड़ी के रहने वाले थे, ये भी याद रखना आप लोग। अच्छा, इसके बाद में जो है ना, इस हाई कोर्ट में पहले भारतीय ये थे, ये याद रखना आप लोग। इसके बाद में जब आज़ादी आई तो आज़ादी के बाद में इसको शिफ्ट किया गया लाहौर से, मतलब 15 अगस्त के बाद में, 15 अगस्त 1947 के बाद में जो है ना, 47 के बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? लाहौर से शिमला में शिफ्ट कर दिया गया ये, ठीक है। अच्छा, शिमला में तो शिफ्ट हो गया। जैसे ही शिमला में शिफ्ट होता है तो शिमला में शिफ्ट होने के बाद में इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे ना, वो कौन थे? वो थे रामलाल, ये भी याद रखना, रामलाल थे ये। इसके बाद में इसे 1955 को, 1955 को जो है ना, कहाँ शिफ्ट किया गया? तो इसे शिमला से शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है ना, चंडीगढ़ में। जैसे ही इसे चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया तब इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तब थे इसके अमरनाथ, ठीक है ना, अमरनाथ भंडारी उनका नाम था। सबसे लंबा टेन्योर इन्हीं का ही माना जाता है। 1952 से लेकर 1959 तक सबसे लंबा टेन्योर इन्हीं का ही था। उसके बाद में जो है ना आते हैं हरियाणा की स्थापना के बारे में बात करते हैं। मतलब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया। तो जब हरियाणा बना उस टाइम पे हरियाणा, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका उनका नाम था न्यायमूर्ति मेहर सिंह, ठीक है ना, न्यायमूर्ति मेहर सिंह ये थे आपके। तो ये भी याद कर लेना है आप लोगों को। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार ना एक वीर स्वामी रामास्वामी नाम के मुख्य न्यायाधीश थे यहाँ पे, ठीक है ना, वीर स्वामी रामास्वामी। इनके ऊपर महाभियोग, मतलब इनको जबरदस्ती हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। एक ही मात्र ये थे जिनके ऊपर चली थी प्रक्रिया, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन से हैं जो हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के? तो आर एस नरूला साहब, ये हरियाणा के तीसरे राज्यपाल थे। और एक साथ साथ जो ना एस एस संगवालिया, ये छठवें राज्यपाल थे, ठीक है ना, एस एस सुरजीत सिंह संगवालिया, ये हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसको ज़रूर याद कर लेना है डियर आपको। और ये एक्चुअली जो है ना, एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि मुख्य न्यायाधीश में एक मतलब इस कोर्ट के अंदर एक महाधिवक्ता का पोस्ट भी होता है। बाबू आनंद स्वरूप जो है ना, हमारे पहले बने थे महाधिवक्ता, अभी बलदेव महाजन सर है, ठीक है। तो ये याद रखना, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, आपके पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है। शील नागू नाम जरूर याद रखना आप लोग। अगला सवाल आता है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य का सबसे प्रदूषित शहर इनमें से कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर इनमें से कौन सा? रोहतक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक रहेगा। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार जून 2024 में भारत के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में आधे से ज्यादा हरियाणा के ही शहर होने वाले हैं। 251 शहरों में रोहतक सबसे प्रदूषित था। जून में रोहतक में जो है ना 2.5 जो पार्टिकल या सूक्ष्म श्वास कण है, इसकी जो कैपेसिटी थी ना वो 116 माइक्रोग्राम थी एक्चुअली। और ये सुरक्षा के लेवल से लगभग डबल से भी ज़्यादा है, कह लो आप लोग। जून में टॉप 10 शहरों में रोहतक जो है ना वो 28 बार शामिल हो गया है। चरखी दादरी भी है, बल्लभगढ़ भी है, फरीदाबाद, ये कई शहर हैं ऐसे जो सबसे प्रदूषित शहर है। मतलब इनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो लगातार गिरता जा रहा है। भारत भी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। तो ये भी एक मतलब चौंकाने वाली बात है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, जो कण जो हमारी सांस के साथ अंदर जाते हैं, जो PM10 है, ये सांस के साथ अंदर जाने वाले कण हैं, बहुत छोटे होते हैं। 10 माइक्रोमीटर से छोटा कण होता है ये। 2.5 है, सांस के साथ अंदर जाने वाले कण हैं, आमतौर पे 2.5 माइक्रोमीटर या इससे छोटे होते हैं आपके। और ये कहाँ से आते हैं? जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कच्ची सड़कें हैं, खेतों से, आग से, छोटे छोटे जैसे धूल कण शहर में से गुजर रहे हैं हम लोग। मेरी तुम्हें हिदायत है, आप प्लीज़ मास्क पहन के घर से बाहर निकलें प्लीज़। हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तुम्हें पता नहीं लग रहा, लेकिन ये छोटे छोटे जो आपके पार्टिकुलेट मैटर्स है ना, ये सांस अंदर जाते हैं। आप भले ही स्मोकिंग ना करो, लेकिन अंदर से फेफड़ों को स्मोकिंग से भी बुरा बदतर हाल कर रहे हैं। तो नियम बना लो, अगर आप डेली आते जाते हैं तो मास्क का पैकेट ले आओ अपने पास में, डिस्पोजल मास्क ले आओ या कपड़े का मास्क जो भी है। आप घर से बाहर अगर सीधे जा रहे हैं तो प्लीज़ विदाउट मास्क ना जाएं, ये नियम बना लीजिएगा, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई देख रहा है, कोई क्या कहेगा, इससे मैटर नहीं करता भाई। जब हॉस्पिटल में जाओगे, बीमार होगे तो कोई देखने नहीं आएगा। तो ये बात बड़े पते की है, अपना हेल्थ का ख्याल जरूर रखें। बाहर मार्केट में निकलें तो मास्क डाल के ही निकलें, ये एक आदत बना लो। जापान में पता है क्या, जापान में आज भी आपको 10 में से 6 लोग ऐसे मिलेंगे जो मास्क लगाए हुए मिलेंगे आपको। 2009 में स्वाइन फ्लू आया था। अब तरह तरह की बीमारियां ही बहुत है, हालांकि चलो कोविड का इतना इफेक्ट नहीं है, पर फिर भी
आप मार्केट में निकले ना खुले में, तब आपको ये ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, ये 2019 में लॉन्च किया गया था। ये भी इसी के लिए ही लॉन्च किया गया था ताकि हम हवा को साफ रख सकें और एयर क्वालिटी इंडेक्स उसको सुधार सकें। ठीक है, चलिए सर, आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किसके अंडर आता है और कब स्टार्ट किया गया था, पूरा डिटेल से लिखना है इसके बारे में। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, राधे राधे आप सभी बच्चों को।